वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो हमारा आज का टॉपिक है कि महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन बताना है कि जब 1947 का जब पार्टीशन हुआ तब पार्टीशन के समय पर जो कम्युनल वायलेंस हुआ उस कम्युनल वायलेंस को कम करने के लिए महात्मा गांधी का क्या रोल है, उस पर ये सवाल है। तो हमारा ये जो आज का जो टॉपिक है ना, ये बोर्ड में एक बार आ चुका है आपके सवाल, इसलिए हमने क्या किया कि आपके बोर्ड के सवाल को एज इट इज़ ले लिया है और उसी के नोट्स बना के कर लिया है। तो इसमें क्या करना है, आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि हमारे पास में नोट्स नहीं है, यही हमारे नोट्स हैं। मैंने क्या किया, पूरे के पूरे चैप्टर को क्या किया, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। और रही बात बाकी के ऐसे टॉपिक्स जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सेट नहीं बैठ पा रहे, हम क्या करेंगे कि सबसे लास्ट में एक मिसलेनियस क्लास रखेंगे और उस मिसलेनियस क्लास में हम सारे के सारे क्या करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर ना इंपॉर्टेंट सही रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द चैप्टर, उसमें 1 बाय 1 करके लिख लेंगे। ऐसे में क्या होगा, आपको 1 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स के वो भी सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है हमारा, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय महात्मा गांधी टू रिड्यूस कम्युनल वायलेंस दैट इरप्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947। बोला कि डिस्क्राइब कीजिए, बताइए क्या महात्मा गांधी ने 1947 के समय पर जब पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के समय पर जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी, उस सांप्रदायिक हिंसा को कम करने के लिए उन्होंने किस प्रकार से प्रयत्न किए, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। ये कई बार पूछा जाने वाला सवाल है और इसका अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। महात्मा गांधी जी वॉज सैडन्ड बाय, सैडन्ड का मतलब क्या कि दुखी हो गए थे। महात्मा गांधी जी वॉज सैडन्ड बाय, दुखी हो गए थे, बाय द कम्युनल वायलेंस, किससे, सांप्रदायिक हिंसा, बाय द कम्युनल वायलेंस एंड डिसहार्टेंड, मतलब उनको मन को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा। डिसहार्टेंड दैट द प्रिंसिपल्स, मतलब वो सिद्धांत, कौन सा है, सिद्धांत वाला, प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा, प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा दैट इज अ नॉन वायलेंस एंड द सत्याग्रह, प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एंड सत्याग्रह दैट ही हैड लिव्ड फॉर एंड वर्कड फॉर। बोला क्या, किसके लिए, लिव्ड फॉर एंड वर्कड फॉर, हैड फेल्ड टू बाइंड, बाइंड का मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है, बाइंड का मतलब होता है जोड़ना, बाइंड द पीपल इन ट्रबल टाइम, ट्रबल टाइम का मतलब क्या होता है, मुश्किल समय, कठिन समय, बाइंड का मतलब क्या होता है, मुश्किल समय या कठिन समय। तो बोला कि ना महात्मा गांधी जी ना बहुत दुखी हो गए थे, किस चीज़ को देकर के, इस सांप्रदायिक हिंसा को देकर के बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। क्यों, बोला कि ना दुखी हो गए थे और डिसहार्टेंड, और उनको ना दिल को बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी। क्या देख के, क्यों चोट लगी, दैट द प्रिंसिपल, मतलब उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो क्या थे, सिद्धांत थे। सिद्धांत कौन से वाले, अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी के साथ में मारपीट नहीं करना, वायलेंस नहीं करना, चाहे वो ना, हाँ हिंसा, जब गांधी जी अहिंसा की बात करते ना, उस अहिंसा का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है। वो कहते हैं कि फिजिकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, या आपके मन के अंदर भी, मतलब अगर आपने अपने मन के अंदर भी सोच लिया क्या कि मुझे इस आदमी की हत्या कर देनी, ये मेरी बात मानता नहीं है, तो ये भी क्या है, हिंसा है गांधी के अनुसार। गांधी जी कहते हैं कि हमें फिजिकल वायलेंस भी नहीं करना चाहिए और अपने मन के अंदर भी किसी आदमी के प्रति ना बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतने मतलब वो आपके ना सिद्धांतिक व्यक्ति थे। तो बोला कि ना उनके अहिंसा का सिद्धांत तथा सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या, एक्टिव बट नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, मतलब क्या हुआ कि इस सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि आप क्रियात्मक रूप से, मतलब कार्य तो कर रहे हो, विरोध कर रहा, लेकिन किसी भी प्रकार से आप ना क्या कर रहे हो कि ना नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, मतलब आप उस पर मारोगे नहीं, हमला नहीं करोगे, हिंसा नहीं करोगे, लेकिन आप शांतिपूर्वक तरीके से अपना करोगे। जैसे कि सत्याग्रह करते थे गांधी जी। सत्याग्रह का मेन आइडिया क्या बताया उन्होंने, गांधी जी ने आपकी 10th क्लास की बुक में भी दे रखा है। क्या बोला कि ना ये क्या ना, इट इज़ अ वेपन ऑफ द वीक बट इट ओनली बी एक्सरसाइज बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। जिसकी विल पावर मजबूत होगी वही कर पाएगा, ठीक है ना। और बोला कि इसके अंदर मेन आपको सत्याग्रह का एक काम करते हैं, मैं सत्याग्रह का अलग से ना वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सत्याग्रह की पूरी फिलॉसफी समझा दूंगा
एक बार यहाँ पर चल लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, पूरा आपको समझा दूंगा मतलब सत्याग्रह आखिर होता क्या है, आप उस समय वहाँ से कवर कर लेना। अभी आप ये देख लो कि सत्याग्रह वाली बात। तो वर्ड फॉर हम सत्याग्रह एक्टिव बट नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस दैट ही हैड लिव्ड फॉर, एंड वर्ड फॉर बोला जिसके लिए वो गांधी जी अभी तक है ना इस सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत पर वो जी रहे थे, और इसी सिद्धांत को बढ़ावा देने पर काम कर रहे थे कि अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए भाई ये सिद्धांत सब जगह तक फैले और सभी लोग इसका पालन करें। हैड फेल्ड टू बाइंड, और बोला कि ये जो सिद्धांत पर जो काम कर रहे थे वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, असफल हो चुका है। किसको करने, क्या करने में, लोगों को जोड़ने में, ठीक है ना। वो असफल हो चुका है लोगों को जोड़ने में, खास करके कब, जब मुश्किल भरा समय हो। तो उन्होंने देखा ऐसे में उनके सिद्धांतों की होती हुई मृत्यु उनसे देखी नहीं गई, और उन्होंने बोला कि अब मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा ताकि इन सिद्धांतों को वापस से बता सके लोगों को, क्योंकि इतने लंबे समय से उन्होंने किया, उनके फॉलोअर्स ने माना भी, उनकी बातों को सुना भी, इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन कुछ ऐसी घटनाक्रम हो जाती है जो क्या करती है कि इस पर पूरा का पूरा डिजास्टर कर देती है, डैमेज कर देती है। तो गांधी जी ने सोचा कि अब मुझे वापस कुछ नया करना पड़ेगा ताकि मैं अपने जो मेरे अनुयायी हैं, हालांकि वो उनका तो ऐसे मानना है कि वो सारे के सारे फेलो इंडियंस हैं, वो कभी भी अपने आप को सुपीरियर और इन्फीरियर वाली कॉम्प्लेक्सिटी में लाते नहीं हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि जो उनकी बात सुनते और मानते हैं कम से कम वो तो इस बात को मानने हैं। तो इसी पर बात करते हैं अगले पॉइंट। गांधी जी वेंट ऑन टू परसुएड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू गिव अप द वायलेंस। गांधी जी क्या करेंगे, वेंट ऑन टू परसुएड मतलब मनाने की कोशिश करेंगे उनको, वेंट ऑन टू परसुएड मतलब उनको एक तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे, किनको, दोनों को, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, क्योंकि कोई एक तो कर नहीं रहा है। परसुएड हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू गिव अप द वायलेंस, सॉरी। तो क्या करेंगे, गांधी जी जाएंगे और दोनों समुदाय को समझाएंगे, मतलब है ना हिंदुओं को भी समझाएंगे, मुस्लिमों को भी समझाएंगे, बोले कि देखो हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए, इस हिंसा से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे ना निर्दोषों की हत्या ही होने वाली है। कुछ लोग ही होते हैं जो इसको जो असामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसे घटनाक्रम करते हैं, तो बोला कि आप तो मत कीजिए, हो सकता है किसी को आप, हो सकता है ना भाई एक आपके समुदाय का भी कोई इनोसेंट व्यक्ति मर गया होगा सिर्फ और किस वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कि ना उन्हें लगा कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है, या फिर किसी भी प्रकार से ना वो जो द्वेष की भावना आ चुकी है ना, ध्यान दीजिए, देखो सभी लोग बुरे नहीं हैं, सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं, और कुछ लोगों की वजह से हमें क्या लगता है कि पूरा समाज बुरा है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है क्या, कि हम वो गुड समैरिटन बने और अपनी सोसाइटी को एक सही डायरेक्शन में लेकर के आगे बढ़ें। तो बोला कि आप प्लीज़ इसी वक्त से ये हिंसा छोड़ दीजिए, दोनों को समझाएंगे, हिंदू मेजोरिटी एरिया में जाके हिंदुओं को समझाएंगे, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जाके मुस्लिमों को समझाएंगे, ताकि ना दोनों इस बात पर समझ जाएं। और है ना ये जो हिंसा जो उन्होंने इस हिंसा को जो अपना हथियार बना लिया है, इस हिंसा को जो अपना सारथी बना लिया, उस सारथी को यहीं छोड़ दे कि भाई मेरा तेरा आज तक का साथ यहीं तक आया, इसके बाद आगे ना मेरा तेरे साथ में है ना कोई बात है। तो बोला कि आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे ना एज ए कंट्री हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, आपको भी और हमें भी सोसाइटी पर भी होगा। तो बोला कि आप छोड़ दीजिए। तो एक बार तो लोग गांधी जी की बात मान जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है जिससे वो वापस से स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं अगले पॉइंट की। ही इज ए प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, गैस करो जरा, मतलब उनकी उपस्थिति। हिज प्रेजेंस ग्रेटली इम्प्रूव द सिचुएशन। बोला महात्मा गांधी जी क्या जो वहाँ पर जो प्रेजेंस होता है ना, वो हालात को काफ़ी हद तक सुधार देता है। मतलब जब वो आएंगे अपनी बात रखेंगे तो लोग बात उनकी सुनते हैं, चाहे दोनों कम्युनिटी के लोग, कोई भी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन उनकी एक बात जरूर सुनते हैं, ढंग से सुनते हैं, ध्यान सुनते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब वो आते हैं, अपनी बात रखते हैं, बताते हैं, तब कुछ हद तक ही सही, लेकिन उनके आने से बहुत बड़ा फर्क आता है। और एक समय के लिए कई बार ऐसा होगा कि ना उस समय पर वो वायलेंस रुक जाएगा। मतलब गांधी जी का इंटरवेंशन कई बार सीज फायर की तरह काम करता है, युद्ध विराम की तरह भी काम करता है। इसलिए गांधी जी अपने आप में एक मैजिक है। गांधी जी क्या है, मैजिक है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। गांधी जी प्रेयर मीटिंग्स वर इफेक्टिव। गांधी जी क्या करते, प्रेयर मीटिंग करते थे, मतलब है ना आपके ना प्रार्थना सभा काफ़ी किया करते थे। आप प्रेयर मीटिंग लिखोगे चलेगा, कोई प्रार्थना सभा लिख देगा तो भी चलेगा, क्योंकि देखो हिंदी में प्रार्थना सभा ही कहते हैं और इंग्लिश में ना इसको प्रेयर मीटिंग्स बोलते हैं।
तो गांधी जी पता क्या करते थे कि ना जब इससे भी बात नहीं बनती थी ना, जब उन्हें लगता था कि अभी भी हालात में ना इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो गांधी जी क्या करेंगे, प्रेयर मीटिंग्स करेंगे। मतलब एक ना बोलेंगे प्रार्थना सभा है, सभी को आना है। तो क्या करेंगे कि सब लोग प्रार्थना सभा में आकर के बैठ जाएंगे और गांधी जी क्या करेंगे, उनको मार्गदर्शन करेंगे। इससे क्या होगा कि जो लोग अभी ना वायलेंस में इंगेज थे ना, वो कुछ समय के लिए जब गांधी जी के पास बैठे होंगे ना, तो उस वायलेंस के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे, सारा का सारा भूल जाएंगे। और इससे क्या होगा कि वो कुछ हद तक क्या होगा कि उस समय पर वो वायलेंस एक हिसाब से थोड़ा कम हो जाएगा। और मान लो कोई नहीं भी आ रहा है उस प्रार्थना सभा में, जो इसमें ज़्यादा एक्टिव है इस वायलेंस में, लेकिन बाकी के जो लोग आ रहे हैं ना, जब वो यहाँ से जब वापस जाएंगे ना, तब क्या उनको बताएंगे गांधी जी ने आज ऐसा कहा वैसा कहा। इससे क्या होगा, उनके मन पर भी थोड़ा बहुत है ना वो असर पड़ता है, गिल्ट फील होता है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि गांधी जी प्रार्थना सभा रखेंगे और उस प्रार्थना सभा के बाद में हिंसा एकदम से कम हो जाएगी। कई बार होता है, मतलब है ना, ये अपने आप में क्या ना एकदम चमत्कार की तरह। क्या गांधी जी ने प्रार्थना सभा रखी और कुछ समय के लिए ना हिंसा कम हो गई। लेकिन बाद में क्या था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंसा बार बार भड़काते रहते हैं, जो क्या करते हैं कि मौका देखते हैं कि हिंसा स्टार्ट हो जानी चाहिए तो वो कर देते हैं। लेकिन गांधी जी ना जो भी कदम उठाएंगे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा। इसलिए क्या होगा, गांधी जी ना हर प्रकार से, मतलब है ना, आप जैसे भी देखोगे नहीं, जितना हो सके उतना कोशिश करें, वो हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। ही यूजिंग ऑल हिज वेपन, मतलब हालांकि वेपन बोलना गलत है, गांधी जी के लिए शब्द बोला क्यों ना, इनके पास में ना जितने भी शस्त्र हैं कि मतलब इस चीज़ को, हिंसा को कम करने को, सारे प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करेंगे। मतलब समझाएंगे, प्रार्थना सभा करेंगे। अभी आने वाले पॉइंट में देखना कि वो है ना भूख हड़ताल पर भी, मतलब है ना, उपवास करके बैठ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, मौन व्रत कर लेंगे। बोलेंगे क्या कि मेरे जो अनुयायी हैं, जो मेरे साथ हैं, जो मेरा इतने लंबे समय तक जिन्होंने मेरा साथ दिया, अब वो रास्ते से भटक चुके हैं, अब उसलिए क्या करो, मैं मौन व्रत पर जा रहा हूँ। मतलब वो उनका, मतलब वो जब वो नाराज़ भी हो जाते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि हमारे वजह से नाराज़ हो गए, और फिर इन्हों क्या होता है, सब जगह शांति हो जाती है। मतलब गांधी जी अपने आप में। बट दीज मेजर्स वर प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड। बोला कि अभी जो हमने बताया था ना, कौन सा वाला, प्रार्थना, एक तो वो परसुएड करना वाला कि भाई हिंसा छोड़ दो, भाई हिंसा छोड़ दो, एक ये वाला पॉइंट, और दूसरा कौन सा, प्रार्थना सभा वाला। तो बोला कि इफेक्टिव तो है, काम तो करते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो वाला इंजेक्शन होता है ना, कि अभी मुझे जैसे ना चोट लग गई है या फिर ना कुछ डैमेज हो गया, तो हम क्या करेंगे, वो हल्का से स्प्रे होता है, वो कुछ समय के लिए तो वो दर्द बंद कर देता है, लेकिन बाद में वापस स्टार्ट हो जाता है। तो बोला कि ये गांधी जी को जो अटेम्प्ट ये जो ले रहे हैं ना, इससे एक समय के लिए हिंसा रुक जाती है, लेकिन बाद में वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी की सोसाइटी में जो मिसक्रिएंट्स है ना, जो असामाजिक तत्व है ना, वो क्या करते हैं, हिंसा वापस भड़का देते हैं। तब गांधी जी को है ना फाइनली कुछ करना पड़ेगा इसके लिए बड़ा। तो बोला कि ना ये जो मेजर्स का मतलब क्या होता है भाई, बताओ जरा, मेजर्स क्या होता है? मेजर्स का मतलब होता है उपाय। क्या होता है? तो बोला कि गांधी जी के ये जो उपाय थे वर प्रूव्ड टू बी, मतलब ये साबित होते हैं। वर प्रूव्ड टू बी मतलब साबित होना। वर प्रूव्ड टू बी शॉर्ट लिव्ड। बोला कि ये ना ज़्यादा समय तक ये चल नहीं पाते, कुछ समय तक ही चल पाते हैं। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ कुछ समय पे भी चल रही है और ऐसा समय है जहाँ पर हर एक घंटे, हर एक मिनट इन्हें लाशें बिछ रही हैं, और उस समय पर भी अगर ना, मैं कहता हूँ कि 2-4 दिन के लिए भी अगर वायलेंस कम होती है तो फिर भी ठीक है ना, क्योंकि ना आप कुछ हद तक तो कुछ काम कर रहे हो ना, तो वही बात है। लेकिन गांधी जी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि ये पूरी तरीके से। गांधी जी हैड टू रिसोर्ट टू अ फास्ट टू ब्रिंग पीस। बोला गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी के पास आखिरी, रिसोर्ट का मतलब था आखिरी रास्ता। बोला गांधी जी के पास से आखिरी रास्ता क्या था कि आपको क्या करना पड़ेगा, फास्ट मतलब उपवास। तो गांधी जी क्या करेंगे, उपवास कर लेंगे। क्या करेंगे, उपवास कर लेंगे। फास्ट टू ब्रिंग द पीस। और उपवास भी यूनिक है उनका, मतलब है ना, ये हम तो एक नॉर्मल उपवास ये करते हैं, इसके साथ साथ में कई बार ये मौन व्रत वाला भी उपवास कर लेते हैं। चुपचाप बैठ जाएंगे एकदम शांति, किसी से बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, सब चिंता हो जाए। तो बोला कि ना उनके पास, उनको लगता है अब आखिरी एक ही तरीका क्या, मैं उपवास कर लूँगा, मतलब मैं भोजन भी त्याग दूंगा और इसके साथ साथ में मैं बोलूँगा भी नहीं, एकदम मौन व्रत धारण कर लूँगा। ऐसे में फिर ना उसका बहुत इम्पैक्ट आता है, बहुत इम्पैक्ट आता है। ये क्या है ना, मतलब लोग, मतलब इनको, मतलब जनता भली कितनी कैसी हो, लेकिन क्या होता है कि गांधी जी कुछ ऐसा करते हैं ना, तब उन्हें लगता है कि हमने दुखी कर दिया इनको, और उसका इम्पैक्ट आएगा और तगड़ा इम्पैक्ट आता है। और आने वाले समय में हम एक देखेंगे भी, आप देख लेना कि इतना और ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा कि इससे और फर्क आएगा। कई बार है ना, जो हम है ना जीवित रहकर भी नहीं कर पाते, वो मरने के बाद हो जाता है।
तो ये भी होगा इनके साथ में, इनके फॉलोअर्स को फिर बाद में फिर गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लग जाएगी कि हाँ ये तो अब करना ही पड़ेगा। हाँ, ही वॉज डीपली कंसर्न अबाउट द कंडीशंस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द मुस्लिम। बोला कि महात्मा गांधी जी जो थे वो है ना मुस्लिमों की हालात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। बोला अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस समुदाय को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बोला ऐसे में इनके बारे में सोचना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता बन गई। महात्मा गांधी सभी के बारे में सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे भाई मेजोरिटी के बारे में नहीं। बोला कि ना कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही कम क्यों ना हो, कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, उनके लिए वो सभी एक समान है। तो बोला महात्मा गांधी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि उनके जो अभी हालात और उनके साथ में जो व्यवहार हो रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा चिंताजनक का विषय बन चुका है। बोला इससे ना इनके जीवन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। ही मतलब गांधी जी, ही टूक फास्ट, फास्ट मतलब आपको पता है ना उपवास। ही टूक फास्ट इन जनवरी 1948। कॉन्सिक्वेंटली कम्युनल टेंशन। बोला कि इसके पर्यंत कम्युनल टेंशन मतलब सांप्रदायिक जो हिंसा है, ठीक है, सांप्रदायिक तनाव जो है, सांप्रदायिक तनाव। बोला कि ये जो सांप्रदायिक तनाव है और ये जो हिंसा है ये क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। किस वजह से कम हो गई, इस फास्ट की वजह से कम हो गई। कॉन्सिक्वेंटली कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस रिड्यूस मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली एंड सराउंडिंग्स। बोला कि जितने भी ना जो कि आपके मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र वाले, कहाँ के, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र वाले, कुड सेफली रिटर्न टू, सेफली बोला कि सुरक्षित रूप से, बोला कैसे, सुरक्षित रूप से रिटर्न टू देयर होम्स। बोला कि गांधी जी ने क्या किया जनवरी 1948 में, पहले देखो अभी हमने एक टॉपिक एक पॉइंट किया था अगर आपको याद हो, कौन सा वाला, हीज प्रेजेंस ग्रेटली इम्प्रूव द सिचुएशन। उस समय पर गांधी जी कहाँ पर थे, कलकत्ता में थे। अब गांधी जी कहाँ पर आ गए, दिल्ली में आ गए। दिल्ली में क्यों है, जब उन्होंने देखा कि ना बंगाल में तो हालत सुधर रहे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन दिल्ली में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो फिर क्या करते हैं वो बंगाल से निकल करके फिर आते हैं आपके दिल्ली में। और दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली के जो मुसलमान और दिल्ली उसके आसपास क्षेत्र के जो मुसलमान उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर, क्योंकि वहाँ पर भी वायलेंस बहुत बड़े स्केल पर चल रहा था। ऐसे में इन्होंने क्या किया, जनवरी 1948 में जब दिल्ली में आए तो वहाँ पर क्या है उपवास करना स्टार्ट कर दिया। और इस उपवास की वजह से क्या हुआ कि जो सांप्रदायिक तनाव है और जो हिंसा थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। और ऐसे में क्या हुआ कि जो दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में जितने भी मुसलमान जो लोग फंसे हुए थे, मतलब जो फंसे हुए थे मतलब है ना जो ऐसी सिचुएशन फंसे जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, कहीं पर ही थे जहाँ पर के उनको रहना पड़ रहा था। क्यों, बोला कि जैसे ही बाहर निकलेंगे जो दंगाई है, मैं यहाँ पर दंगाई शब्द ही यूज़ करूँगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, तो बोला कि जो दंगाई है उनसे उनकी जान को खतरा है, तो ऐसे में वो छुपे हुए थे। बोला कि ऐसे में वो अपने घर नहीं पहुँच पा रहे थे। और इसमें ज़रूरी थोड़ी कि ना वो सिर्फ जो आदमी फंसा वो आदमी है, वो औरतें भी तो हो सकती। सोचो कोई औरत ऐसे दंगों में फंसी, तो आप ये सोच कर देखो कि वो हर सेकेंड उसके माइंड पर उसके ना मेंटल ट्रॉमा कितना स्ट्रांग होगा, मेंटल ट्रॉमा कितना ज़्यादा था। क्यों, उसको अपनी जान की साथ साथ में एक और चीज़ की सबसे ज़्यादा फिक्र है, वो है उसकी ना फीमेल डिग्निटी की। बोला अगर किसी दंगाई ने से देख लिया कि ये दूसरे समुदाय की है जिस पर अभी वो लोग क्या करें, अटैक करने लगे, ऐसे में उस औरत की जो डिग्निटी है, जो एक विमेन की जो डिग्निटी है, उसको टेम्पर करने की, उसको डैमेज करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मतलब जो जेंडर क्राइम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिजिकल वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेंडर क्राइम की बात कर रहा हूँ। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर जो क्राइम होते हैं, जो फीमेल्स के साथ किए जाते हैं मेल पर्सन के द्वारा, तो उसकी पॉसिबिलिटी तो वो औरतें सो भी नहीं सकती। बोला कब डर लगता है कि भाई कब नींद आ गई और किसी दंगाई ने घेर लिया, पकड़ लिया, तो उसके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब ये अपने आप में क्या ना कि इतना डर का माहौल है कि मतलब आपको अपनी मौत बेहतर लगती है कि भाई ऐसे जगह मर जाते तो बड़े था, लेकिन बोला कि अगर किसी ने पकड़ लिया, देख लिया, तो फिर क्या करेंगे। तो वो वाला सिचुएशन होगा। और ऐसे में जब उन्होंने प्रार्थना सभा करी, जब वायलेंस कम हो गया, जब हालात कुछ समय के लिए सामान्य हो गए, तो ये जितने भी लोग जो फंसे हुए थे सभी लोग सुरक्षित अपने घर पर पहुँच गए। गांधी जी हर वो प्रयत्न करेंगे जो उनके हाथ में है, जो उनके लिए करना मुमकिन है। अगर नहीं होगा, नामुमकिन होगा, तो भी करने की कोशिश करेंगे ताकि उससे सभी को फायदा मिल सके। गांधी जी दैट दीज मुस्लिम्स वर, गांधी जी, एक मिनट यार, इसमें एक है ना वर्ड छूट गया मेरे से, थॉट आएगा उसमें वर्ड। गांधी जी थॉट दैट, क्या क्या, गांधी जी थॉट दैट, तभी मैं क्यों ऐसे सेंटेंस अधूरा क्यों लग रहा था मुझे।
गांधी जी थॉट दैट दीज मुस्लिम्स वर मिसगाइडेड। क्या बोला? गांधी जी का ऐसा मानना था, ऐसा विचार था क्या कि दैट दीज मतलब ये जो मुसलमान जो लोग हैं वर मिसगाइडेड, मतलब उनको भटका दिया गया। क्या आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी बेस्ट फ्रेंड थे एक टाइम पर? पता है, एक समय पर गांधी जी और जिन्ना बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर उनके मन में ना अंग्रेजों ने वो बीज बो दिया, कौन सा वाला, कि आप पाकिस्तान की डिमांड करो, आप मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान की डिमांड करो, हम आपको देश बना करके देंगे। उसके बाद में क्या हुआ कि वो जिन्ना भी भटक गए और इतने भटके कि ना वो अपने आप में ना ऐसा रूप धारण कर लिया कि एक ह्यूमन को तो ऐसा रूप धारण नहीं करना चाहिए कि जहाँ आपको एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ लड़ा रहे हो, आप उस हद तक चले जा रहे हो जहाँ पर कहते हो उस आदमी का कत्ल भी कर दो, है कि नहीं है? तो बोला कि गांधी जी का कहना है कि ये जो बाकी के जो मुसलमान जो है ना, वो उनको मिसगाइड किया गया, उनको क्या किया गया, रास्ते से भटकाया गया, ऐसा उनका मानना था गांधी जी का। अब इसमें देखो ये था। और गांधी जी ना, मैं एक बात बताऊँ, गांधी जी भले ही हम आज़ादी के बाद हमारे भारत में रहे, लेकिन उनका ऐसा मानना था कि जो पार्टीशन के समय पर जो पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो, और पार्टीशन के बाद में जो भारत से पाकिस्तान गए, उनके बारे में भी गांधी जी बहुत ज़्यादा चिंता करते। क्यों? गांधी जी का मानना था ये तो पहले ही एक ही तो देश के हिस्से थे, एक ही तो परिवार का अंग था। अब क्या हुआ कि तो बंटवारा होने की वजह से वो एक अलग हो गया, लेकिन वो भी तो हमारे देश का अंग थे, हिस्सा थे, हमारे लोग थे। ऐसे में ना वो उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। क्या कि ऐसे में क्या, जब पार्टीशन के समय पर भारत सरकार ने जो प्रॉमिस किया, जो वादा किया था कि हम उनको इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, इतना हेल्प करेंगे, इतना पैसा देंगे, इतनी सारी चीज़ें देंगे, जब वो फुलफिल नहीं हो रहा था तो वो जब दिल्ली आए तो उन्होंने नेहरू जी को लताड़ा, बोला आप अपने प्रॉमिस पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? आपने बोला था इतना पैसा देंगे, अभी तक दिया क्यों नहीं है? आपने ये चीज़ें देने की जो वादा किया था अभी तक क्यों नहीं पहुँचाई वहाँ पर मदद? इतना लताड़ा कि नेहरू जी ने बोला कि हाँ बस मैं आप थोड़ा तो काम में व्यस्त हो गया था, लेकिन अब मैं पहुंचा दूंगा। तो उससे क्या हुआ कि फिर उन्होंने हाथों हाथ है ना, वो जो भी प्रॉमिस के जो बाकी चीज़ें रह गई थी, जो ध्यान से उतर गई थी, उन्होंने हाथों हाथ वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँचाई। इससे क्या हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में नहीं, उनके बारे में भी सोच रहे। क्यों? बोला कि जो लोग गए भी थे ना, उनका जाने का मन नहीं था, वो मजबूरी में गए। अगर आपको याद भी हो तो कि जो चैलेंजेस ऑफ व्हाट वर द चैलेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ द पार्टीशन, वो हमने किया हुआ इसके अंदर। बोला कुछ लोग ऐसे भी जो थे ना, जो नहीं जाना चाहते, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ा। इन्हीं में एक नाम खान अब्दुल गफ्फार खान का भी ना, क्यों गए वो? क्योंकि उनका मानना था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में जो लोग रह रहे पश्तूनी लोग, उनके अधिकारों के बारे में कौन सोचेगा? तो इसी प्रकार से गांधी जी सभी के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने लताड़ लगा करके उन्होंने भेजा भी कभी, तो उन्होंने भेजा भी। और उनके इस कदम से क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं हमारे भारत में, वो उनसे बहुत ज़्यादा खफा हो जाता है कि ये किसके लिए काम, हमारे लिए कि पाकिस्तान के लिए? तो बोला कि ना ये आप हमारे भारत में रहो कि पाकिस्तान? तो बोला कि गांधी जी का मानना है कि हम वो सभी की सुनते हैं और सभी के लिए काम करना विश्वास रखते हैं। ऐसे में क्या कि जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो गांधी जी का एंटी हो गए। और ऐसे में ये देखो ये कितनी बड़ा मतलब ये है कि मतलब गांधी जी सभी के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू के लिए भी कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को क्या लग रहा है कि ना ये उनका पक्ष ले रहे तो वो उनको कोसते हैं, और मुसलमान ऐसे नहीं कि सिर्फ मुसलमान भी नहीं कोसते हैं, मुस्लिम भी उनको कोसते हैं कि भाई हमारी जो स्थिति वो उसके लिए भी गांधी जी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वो फिर भी सबके बारे में सोच रहे हैं, और इतना सब कुछ हो जाएगा कि ना गांधी जी को ना डेथ थ्रेट्स आने लग जाएगी, गांधी की डेथ थ्रेट्स आने लग जाएंगी कि ना हम गांधी जी को मार देंगे। और ना ऐसी बातें आने लग जाएगी क्या कि कुछ लोग है ना गांधी जी को मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। और ये बात जब सरकार को पता चले, इंटरिम गवर्नमेंट को जब पता, इंटरिम गवर्नमेंट क्या बोलेगी गांधी जी को, एक काम कीजिए कि हम आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आप इस सिक्योरिटी को प्लीज़ लीजिए। गांधी जी ने बोला मैं तो सिक्योरिटी नहीं लूँगा। बोला मैं तो पहले भी जनता के बीच में ऐसा था और आज भी जनता के बीच में ऐसे ही रहूँगा। मुझे जनता से क्यों डरना, मुझे अपने ही लोगों से क्यों डरना, क्योंकि ये तो मेरे साथ ही हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कोई, मैं बोला कि मेरे यहाँ पर कोई कांस्टेबल मत भेजना, और ना उसके साथ में कोई गन भेजना, ध्यान रख लेना, यहाँ पर किसी को मत भेजना, पहले कह दे रहा हूँ मैं। तो गांधी जी ने बोल दिया तो फिर अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो प्रेयर मीटिंग्स में ना फिर गांधी जी, भले उनको कितनी बार सरकार को पता चलेगा ना आज अटैम्प्ट होना, कई बार अटैम्प्ट हुए भी, बच भी गए, लेकिन फिर क्या होता है, एक बार है ना दिल्ली के ना शाम की प्रार्थना सभा होती है, आगे आ जाएगा अभी, अगला पॉइंट हमारा यही वाला है। चलो उसमें इवन गांधी जी से डेथ, चलो अब आगे 30 जनवरी 1948 का समय आ चुका है। इवन गांधी जी's death had an almost magical effect, चमत्कारिक असर, प्रभाव, effect in reducing the violence,
बोला कि गांधी जी अपने आप में इतने मैजिकल है कि जब अभी बता रहा था ना मैं क्या कि गांधी जी को बोला कि आप प्लीज़ है ना हमारी सिक्योरिटी लीजिए, हमें ना ऐसी खबरें मिल रही है कि आप पर जानलेवा हमला होने वाला है, कृपया करके हम आपको है ना सिक्योरिटी दे रहे हैं जिनके पास में गन्स होगी, वेपन्स होगी, ताकि आप पर जो हमला करना है उसको वहीं पर क्या कर दे, वो डाउन कर दे, ताकि ना आपको बचा सके। गांधी जी ने मना कर दिया, बोले कि मुझे नहीं चाहिए भाई, तो तेरे पास रख ला और लेके जा, अगली बार भेज मत देना यहाँ पर, आज भेज दे तो ठीक है। तो ऐसे में क्या था कि ना आपके 30 जनवरी 1948 की जो संध्या प्रार्थना सभा थी, उस समय पर वहाँ पर आए कौन, नाथूराम गोडसे। पूरा नाम क्या है, नाथूराम विनायक गोडसे, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट संगठन से बिलोंग करते हैं और किसी ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया था, तो वो आए और सीधा नज़दीक आकर 1 2 3 गोले उड़ा दी, सीधी किसी ने 3 गोले मार दी और गांधी जी वहीं पर ख़त्म, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली क्रैक डाउन द वायलेंस। बोला कि भारत सरकार ने, जब गांधी जी की जब डेथ हो जाती है, भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से क्या किया कि कदम उठाया, इमीडिएटली क्रैक डाउन द वायलेंस। बोला कि ना अब है ना सरकार एकदम एक्टिवली आ गई, बोला कि नहीं अब और कुछ नहीं, गांधी जी की हत्या हो चुकी है, मतलब जिन्होंने इन सब के लिए इतना सब कुछ किया और इन्हीं में से किसी ने इनकी हत्या कर दी, तो बोला हाथों हाथ सरकार ने कड़क से कड़क कदम उठाया और हाथों हाथ है ना जहाँ कहीं पर भी हिंसा थी, सारी हिंसा को पूरी तरीके से रोक दिया, वायलेंस को पूरा फुल फोर्स को यूज़ कर वायलेंस हाथों हाथ खत्म कर दिया। बोला कि ये है, देखो मतलब गांधी जी जाते जाते भी आपके लिए कुछ करके जाएंगे, जाते मतलब उनका इफेक्ट, उनकी डेथ का इफेक्ट इतना तेज पड़ेगा कि ना पूरा का पूरा मतलब जो भी हिंसा कर रहे थे ना, अब वो भी सदमे में, मतलब है ना जो बाकी के जो समुदाय के जो लोग थे ना जो हिंसा नहीं भी कर रहे थे, वो सदमे में आ गए, गांधी जी चले गए। और सरकार को ऐसा लगा कि हमने सही समय पर ना टाइम पर इंटरवेंशन किया होता तो शायद गांधी जी जिंदा होते, अगर हमने सीधा उन्हीं को पकड़ने की कोशिश की होती, शायद कोशिश की होगी, उनके हाथ नहीं लगे होंगे, लेकिन उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि ना गांधी जी ने भले ही मना कर दिया, लेकिन हमें तो उनको प्रोटेक्शन चोरी छुपके दे देनी चाहिए, तो गांधी जी को पता ही नहीं चलने दिया जाना चाहिए, उन पर होने वाले हमले को हमने रोक देना। इससे ना उनको भी बहुत सदमा लगा और हाथों हाथ उन्होंने वायलेंस को रोक दिया। अब है ना जब गांधी जी की जब डेथ हो जाती है ना, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है ना ऑल इंडिया रेडियो में ना बोलने जाते हैं, तब पता है क्या बोलते हैं वो, क्या होता है जब आप है ना रेडियो वाले जो पॉडकास्ट होता है ना, पॉडकास्ट सॉरी गलत बोलते हैं मैंने, जहाँ पर आप बोलते हो अंदर जाने के बाद में आपका एक इंटरव्यू टाइप का होता है, मतलब जो आप जा कर के बोलते हो, तो वो जो राष्ट्र के नाम जो संबोधन होता है, कहते हैं जैसे आप अंदर एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आप जैसे ही ना बोलना स्टार्ट करोगे ना, तो कहते हैं उस कमरे की लाइट थोड़ी बंद, वो लाइट बंद हो जाती है, वो जो एक लाइट चलती है ऊपर वाली वो बंद हो जाती है। तो पता है निर्जन क्या बोला था, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ। बोला वो मतलब देखो ना कि बोला कि हमारे ज़िंदगी की जो रोशनी की जो किरण थी वो जा चुकी है। द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ, दीज आर द वर्ड्स यूज बाय देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन द ओकेजन ऑफ द डेथ ऑफ द महात्मा गांधी जी। उन पर ये बोला गया था। तो बोला कि देखो ना महात्मा गांधी मरते मरते भी क्या कर दिया उन्होंने, जनता की भलाई के लिए काम कर दिया। उनकी जो डेथ है वो भी क्या करी, एक तरीके से ना दवा की तरह काम करी। बोला कि ना वायलेंस सारा का सारा ख़त्म करवा दिया, बंद करवा दिया। ये है गांधी जी, दिस इज़ द पावर ऑफ गांधी, दिस इज़ द मैजिक ऑफ गांधी। इसके बारे में आगे और भी डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के जब हम टॉपिक्स करेंगे ना, क्योंकि हमारे पैरेलल हमारी हिस्ट्री की क्लासें भी चल रही हैं 12th क्लास की, जब गांधी जी का टॉपिक आया तो हम उसमें डिटेल में और बात करेंगे। अभी के लिए भी यहाँ पर इतना ही है, ठीक है ना। तो कैसी लगी आपको क्लास आज की? अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो हमारा कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है। हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि अगर किसी प्रकार की चीज़ हमसे छूट जाती है जो हमारे ध्यान में नहीं आती, जैसा भी हो गया था ना, ये हो गया था, कभी भी हो सकता है, तो उस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो कि साहब ये छूट गया था, तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा कोशिश ये था कि हम बेस्ट टू बेस्ट दें आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको पिछली क्लासें जो भी देखनी है तो हमारी ये प्लेलिस्ट है, यहाँ जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आराम से देखिए, ठीक है ना। और इसके अलावा आगे वाली क्लासें हमारी इसी तरीके से चलती रहेंगी और शेयर कीजिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।